हाय फ्रेंड्स, मैं चलन कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग समझेंगे वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय में जो आपका एक टॉपिक बच गया था। उस टॉपिक का जो नाम था, एक समान रूप से आवेशित गोलीय अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भिन्न भिन्न बिंदुओं पर ज्ञात करना, ये आपको पॉइंट था। और इस पॉइंट को हम लोग विधिवत रूप से समझेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको विधिवत रूप से गोली अचालक लूंगा और उस गोली अचालक जो कि एक समान रूप से आवेशित होगा और उससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित होगा, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी पड़ेगी। और फिर उसके भीतर करेंगे, उसके पृष्ठ पर भी, ये सभी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से थोड़ी सी गुजारिश रहेगी, हमारे चैनल यूनिक ज्ञान अकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम में यूनिक ज्ञान अकेडमी सर्च करेंगे। यूनिक ज्ञान अकेडमी ग्रुप आपका जो है बनाया गया, उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा। और उस ग्रुप में जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसका पूर्ण पीडीएफ और विद न्यूमेरिकल आपको सभी अंकीय क्वेश्चन का भी जो पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। और यदि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर 9118920840 पे व्हाट्सएप करेंगे, आपको यूनिक ज्ञान अकेडमी ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ये व्हाट्सएप के थ्रू भी हमारा इसमें पीडीएफ जा रही है, वीडियो की लिंक भी जा रही है, तो आप लोग इससे भी जुड़ सकते हैं। इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, व्हाट्सएप के थ्रू नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, एक समान रूप से आवेशित गोली अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान रूप से आवेशित गोलीय अचालक के कारण भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी हम लोग गणना करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कोई गोला है और ये ठोस गोला है, ये समान रूप से धनावेशित है। और इस गोले की त्रिज्या जो है कैपिटल R है, ये इसका पृष्ठ है। ठीक है। अब इससे स्मॉल r दूरी पर यानी यहाँ से देखें, यहाँ से लेकर के यदि यहाँ तक देखा जाए, ये स्मॉल r दूरी, यहाँ पर एक बिंदु P स्थित है। यानी ये मैंने पृष्ठ खींच दिया है, यहाँ पर कोई बिंदु, थोड़ा गोल बनाते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है। तो ये हो गया हमारा आवेशित गोलीय अचालक के बाह्य बिंदु, ये हमारा बाह्य बिंदु हो गया। पहले तो हम बाह्य बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे और फिर इसके पृष्ठ पर गणना करेंगे और फिर इसके भीतर गणना करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, इसमें कुछ थ्योरी लिखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे, एक आवेशित गोलीय अचालक जो Q आवेश से एक समान रूप से आवेशित है और उस गोलीय अचालक के बाह्य बिंदु पर और उसके पृष्ठ पर और उस गोलीय चालक के भीतर इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसका मान लेते हैं हम आयतन घनत्व भैया, क्योंकि हमारा गोला है 3D, तो सबसे पहले इसका मानेंगे आयतन घनत्व बराबर आयतन घनत्व मान लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा भैया, आयतन घनत्व जो होगा रो बराबर Q/V। क्यों? क्योंकि एक समान आवेश Q से क्या किया गया है, ये आवेशित किया गया है।
अब देखिए यहाँ से यदि हम v क्या है, v जो है आयतन है और गोले का आयतन क्या होता है 4/3। गोले का आयतन यहाँ पर सूत्र जो होता है गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर गोले का आयतन रख देंगे, रो बराबर हो जाएगा q/4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। यदि यहाँ से हम लोग आवेश को निकालेंगे तो आवेश हमारा आएगा रो और 4/3 पाई r क्यूब। ये हमारा क्या जाएगा आयतन, और इसे मैं मान लेता हूँ समीकरण, ये आवेश आ गया, ये तो समीकरण एक इसे मैं मान लेता हूँ। अब मैं बात करता हूँ बाह्य बिंदु P पर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये बाह्य बिंदु यानी ये गोलीय चालक है, एक समान रूप से आवेशित है और इससे यहाँ पर एक बिंदु P स्थित। तो मैं क्या करता हूँ, एक गोलीय बंद पृष्ठ की कल्पना करता हूँ, तो यहाँ पर गोलीय जब बंद पृष्ठ की मैंने कल्पना की तो उसकी त्रिज्या मान लेता हूँ क्या है स्मॉल r। यहाँ पर लिखेंगे P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम एक गोलीय गौसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या क्या है r है। तो यहाँ पर मान लेता हूँ जो वैद्युत फ्लक्स यहाँ से निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, फाई बराबर हो जाएगा भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम फ्लक्स निकाल लेंगे, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे इतने पृष्ठ के लिए यहाँ पर मान लेते हैं ये इतना पृष्ठ ले लेते हैं, इस पृष्ठ के कारण इतने भाग के कारण पहले सूक्ष्म भाग के लिए हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए एरिया वेक्टर तो बिल्कुल लंबवत हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एरिया वेक्टर। अब यहाँ पर प्लस ये धनावेशित है, और यदि हम यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश लाएंगे तो परीक्षण आवेश पर ये बल ऊपर की ओर बाहर की ओर ही लगाएगा। तो मतलब ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही हो गई। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और एरिया वेक्टर जो हमारा एक ही दिशा में, मतलब इनके मध्य जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर तो फाई बराबर पहले वेक्टर E इंटू ए और कास थीटा, और यहाँ पे थीटा बराबर निकला क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री निकला है। तो भैया फाई बराबर हो जाएगा वेक्टर E इंटू ए और कास थीटा की जगह पर 0 डिग्री रख देंगे। जब हम कास थीटा की जगह पर 0 डिग्री रखेंगे तो देखें इसमें क्या हो जाएगा, फाई बराबर वेक्टर E इंटू वेक्टर ए और इसका मान होता है 1, तो फाई बराबर आ जाएगा वेक्टर E इंटू वेक्टर ए, ये हमारा आ जाएगा वैद्युत फ्लक्स। ये क्या आ गया हमारा वैद्युत फ्लक्स। यदि हम गॉस की प्रमेय के अनुसार चलें, गॉस की प्रमेय क्या कह रही है, गॉस की प्रमेय के अनुसार गॉस की प्रमेय जो कहती है जो गुजरने वाला किसी बंद पृष्ठ का, यानी ये बंद पृष्ठ है, उसका जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ में, यानी उस काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई बराबर हमारा q/ε0। तो भैया फाई का मान हमने यहाँ से निकाला है वेक्टर E इंटू वेक्टर ए और यू कैल q/ε0, और यहाँ पर ए क्या है हमारा
ए जो है एरिया है, ए क्या है क्षेत्रफल। अब गोले का क्षेत्रफल जो होता है वेक्टर ई और इसका क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr² और बराबर Q/ε0, Q/ε0 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझें, यदि यहाँ से हम वैद्युत क्षेत्र को निकाल रहे हैं तो E बराबर आ जाएगा Q/ε0 और ये गुणा में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा 4πr²। यदि इसे हम इज्जत से लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये हमारा क्या मिल गया भैया, ये फार्मूला मिल गया बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग क्या करें, यदि Q का मान यहाँ पर रख दें, समीकरण 1 से Q का मान रख दें, समीकरण 1 से Q का मान रखने पर यदि यहाँ पर Q की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें वेक्टर ई यूक्ल 1/4πε0 और Q की जगह पर लिखेंगे रो 4/3πr², πr² नहीं क्यूब है अपान क्या हो जाएगा r² हो जाएगा, अपान जो है हमारा क्या हो जाएगा r² हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए रो तो हमने लिख दिया, Q का मान तो ये रो ठीक है हो गया। अब यहाँ से देखिए 4 से 4 कट जाएगा हमारा, 4 से हमारा 4 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4π से 4π काट दो, सीधे 4π से 4π कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा वेक्टर ई और कुछ कटने वाला है नहीं, देखिए बराबर रो वाई यहाँ पर बचेगा। अब देखिए 3 जो है आपका नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर ε0 तो यानी रो ये वाला हो गया, ये ε0 हमने लिया, दिखाई नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, चलो हाँ ये वाला रो और ये ε0। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा r³ केवल r³ बचा। अब ये जो आपका 3 है ये नीचे आ जाएगा, मतलब r² की गुणा जब हम ऊपर कर देंगे ना तो ये बटे में ही रहेगा, यानी 3r² रहेगा। यदि इसे प्रेम से लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र E का फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर ρ/3ε0 और r³ यानी बाह्य बिंदु पर यानी गोले के दूर स्थित किसी बाह्य बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो इस वाले फार्मूले से निकालेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसे विधिवत रूप से लिखते रहेंगे और समझते रहिएगा। ये तो बाह्य बिंदु पर हुआ। अब हम समझेंगे इसके पृष्ठ पर। मान लेते हैं यदि अब की बार हमारा पी बिंदु यहाँ पर हो, पहले हमने माना था बाहर है और अब की बार यदि हम मान ले पी बिंदु हमारा यहाँ पर आ जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो निकालेंगे। तो इसे मैं रफ करता हूँ। चलो चित्र को बना रहने दूं, कुछ चीजें बनी रहने देते हैं। गोले के पृष्ठ पर यानी अब की बार मैं मान लेता हूँ P बिंदु यदि यहाँ पर उपस्थित हो जाए, गोले के यदि यहाँ पर लिख दें यदि P बिंदु गोले के पृष्ठ पर उपस्थित हो, पृष्ठ पर उपस्थित हो तो गोले के पृष्ठ पर उपस्थित हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर क्वेश्चन मार्क। तो एक कार्य कर लें, अभी जो मैंने यहाँ इसका मतलब ये हो जाएगा अब कि यार यहाँ पर ये
भाई पी बिंदु जब हमारा यहाँ पर आ गया तो मतलब हम ये कह सकते हैं जो स्मॉल आर था वो कैपिटल आर के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि कैपिटल आर त्रिज्या का ही ये वाला जो है छोटा वाला गोला जो है इसकी त्रिज्या मैंने कैपिटल आर मानी है। तो इसका मतलब इस वाले फार्मूले में जहाँ पर स्मॉल आर है वहाँ पर हम कैपिटल आर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ई बराबर इसी वाले फार्मूले से यहाँ पे क्या हो जाएगा देखें, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और इंटू आर क्यूब अपान आर स्क्वायर, यही तो है। अब आर की जगह पर यदि हम कैपिटल आर रख दें, स्मॉल आर की जगह पर यदि हम कैपिटल आर रख दें तो हमारा फार्मूला निकल करके आएगा 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से 2 आर कट जाएंगे, 1 आर यहाँ पर बच जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठ पे जो सूत्र आएगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और इंटू आ जाएगा हमारा क्या आर। यानी यदि कोई बिंदु इसके पृष्ठ पर उपस्थित हो तो इस वाले सूत्र से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। ये तो हुआ। अब मान लेते हैं यदि गोले के अंदर, यदि यहाँ पर कोई, यहाँ पर क्या यहाँ पर कहीं पर गोले के अंदर कोई बिंदु स्थित हो तब हम उसकी तीव्रता की गणना कैसे करेंगे तो इसे समझेंगे। अब मैं इसे रफ करता हूँ, इसे भी रफ कर देता हूँ। और ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, नोट करके रहिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र गॉस की प्रमेय से बहुत उच्च लेवल तक क्वेश्चन आते हैं। आईएएस, आईपीएस, आईआईटी, इन सभी एग्जाम में आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे। फिजिक्स जो है आपकी बीटेक जितनी भी, यदि आपकी यहाँ से फिजिक्स कमजोर हो गई, ये जड़ है, तो आप आगे की फिजिक्स को क्रैक नहीं कर सकते कितनी भी मेहनत कर लें। तो यहीं से विधिवत रूप से पढ़ें। ये समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए। यदि आप मान लेते हैं नहीं अच्छा समझा पा रहे हैं तो कई लोग पढ़ा रहे हैं, उनसे आप देख सकते हैं, विधिवत रूप से समझ सकते हैं। तो अब मैं आगे बताता हूँ। मान लेते हैं यदि कोई बिंदु गोले के भीतर स्थित है, गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसे समझेंगे। अब मान लेते हैं वो बिंदु हमारा यहाँ पर स्थित है, तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक गोलीय पृष्ठ खींचना पड़ेगा। मतलब ऐसे हमें एक पृष्ठ खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हमें एक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। हमें एक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा।
गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। माना उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर E इंटू ए। ये हमने कैसे, ये डायरेक्ट माना नहीं है। ये देखिए यहाँ पर हमने निकाला था तो थीटा का मान 0 हुआ था, इसी प्रकार यहाँ पर भी थीटा का मान 0 हुआ था। अब मान लेते हैं यहाँ पर यदि कोई पृष्ठ खींच देंगे और यहाँ पर निकालना चाहे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, थीटा का मान 0 हो जाएगा और वैद्युत फ्लक्स ये वाला हमारा निकल आएगा। अब गॉस के नियम में, गॉस के नियमानुसार, गॉस का नियम क्या कह रहा है, गॉस का नियम कह रहा है फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई का मान है E इंटू ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ए क्या है, हमारा एरिया है, तो वेक्टर E और यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर और बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने माना क्या है, इसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर आवेश क्यू डैश मानता हूँ, इसे मैं मान लेता हूँ क्यू डैश। ठीक है, यहाँ पे अचालक है, यहाँ पर मान लेता हूँ आवेश क्यू डैश है, परंतु है तो हमारा एक समान रूप से घनत्व तो बराबर ही है, आवेश का घनत्व क्या है, बराबर ही है। तो मैंने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर ये क्यू डैश मान लिया, क्यू की यह प्रकार मैंने क्या माना है, क्यू डैश माना है। इसे मैं मान लेता हूँ समीकरण 1, इसमें समीकरण मैंने 1 मान लिया। क्वेश्चन आपका वही है जो सबसे पहले शुरुआत में हेडिंग डाली थी, वही हेडिंग आपकी है, इसे विधिवत रूप से समझेंगे। अब देखें, हमें मालूम है भाई आवेशित गोला है, इसका घनत्व प्रत्येक जगह पर क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर लिख दें, क्योंकि गोला या गोलीय कोश एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है, तो एक समान रूप से आवेशित हो तो उस आवेश घन आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व रो प्रत्येक बिंदु पर बराबर होगा, प्रत्येक बिंदु पर बराबर होगा। भैया एक समान रूप से आवेशित है तो जाहिर सी बात है प्रत्येक जगह पर घनत्व क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से रो बराबर लिखना चाहें तो रो बराबर क्या हो जाएगा भैया, मान लेते हैं इसका भाई इसके अंदर कोई बिंदु स्थित है, यहाँ पर भी बराबर होगा, और मान लेते हैं इसके परिधि पर यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है, वहां पर भी बराबर होगा। तो इसके भाई जब हमने यहाँ पर कोई बिंदु स्थित था, जब परिधि पर या परिधि से बाहर स्थित था, उसके लिए हमने जो निकाला था E बराबर क्या निकाला था, यहाँ से देखें रो बराबर यहाँ से लिखना चाहें 1/, रो बराबर होता क्या है, Q/V होता है, Q/V। ये तो हो गया ओरिजिनल यानी Q मान लिया। अब मान लेते हैं इसके अंदर हमारा मान लिया Q डैश आवेश है, वैसे तो है एक समान रूप से आवेशित, मान लेते हैं, और यहाँ पर V कर लिया। आयतन तो वही रहेगा, आवेश में थोड़ा चेंजिंग मान लेते हैं। अब देखें यदि यहाँ पर रो बराबर Q और यहाँ पर V, यानी V कौन सा रखेंगे, यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा, मान लेते हैं इस या पृष्ठ पर, ये पृष्ठ है और यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा अंदर जो स्थित है, यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है और एक बिंदु पृष्ठ पर स्थित है। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या यहाँ का घनत्व देखना है और यहाँ का भी घनत्व देखना है। घनत्व तो समान होगा तो मैंने दोनों को क्या किया, बराबर लिख दिया। जब दोनों को मैंने बराबर लिख दिया तो Q/V, अब V क्या है, हमारा आयतन है, तो यहाँ आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई, अब r³ होता है। अब इस वाले बिंदु के लिए जो हमारा घनत्व रो बराबर है
क्यू बाई वी है और इस वाले बिंदु के लिए जो घनत्व है क्यू डैश बाई वी है। तो यहाँ पर इसके लिए त्रिज्या कैपिटल आर हो जाएगी, तो कैपिटल आर का क्यूब कर दिया बराबर यहाँ पर क्यू डैश वाई और देखिए वी। अब इसके लिए क्या हो जाएगा 4/3 पाई और इसके लिए स्मॉल आर मान लेते हैं। वैसे तो स्मॉल आर ये मानी थी, अब मान लेते हैं अगली बार भाई। यहाँ पर इसीलिए मैंने पहले हेडिंग डाल दी गोले के अंदर। यहाँ पर गोले के अंदर कोई बिंदु स्थित है, वहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखिएगा यहाँ पर आर क्यूब कर दिया। अब यहाँ से कटने वाला क्या है, देखिए ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्यू बाई आर क्यूब बच गया और इधर बच गया क्यू डैश बाई आर क्यूब बच गया। यदि हम यहाँ से क्यू डैश का मान निकालें, यदि हम क्यू डैश का मान निकालें यहाँ से, तो क्यू डैश बराबर आ जाएगा हमारा आर क्यूब, क्योंकि ये भैया किसमें है, भाग में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो आर क्यूब और बटे आर क्यूब कैपिटल और इनटू में क्या हो जाएगा हमारा क्यूब। ये तो हमने निकाल दिया आवेश का मान, ये तो हमने क्या निकाल दिया, आवेश निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, आवेश तो हमें मिल गया। अब गॉस के नियमानुसार यदि चले, समीकरण एक जो हमने निकाला था, अभी इस वाले समीकरण में क्यू डैश का मान रख दें। भाई अभी हमें क्यू डैश का मान प्राप्त नहीं हुआ था, अब यहाँ से हमने क्यू डैश का मान निकाल लिया है। कैसे निकाला, क्योंकि हमने आयतन को बराबर कर दिया दोनों जगह आयतन को बराबर कर नहीं दिया, वो तो बराबर है ही, क्योंकि एक समान रूप से आवेशित है। अब यहाँ से अब क्यू डैश का मान यदि इस वाले समीकरण में हम रख दें, तो देखिए क्या हो जाएगा, क्यू डैश का मान समीकरण एक में रखने पर, क्यू डैश का मान समीकरण एक में रखने पर क्यू डैश का मान मैंने समीकरण एक में रख दिया जाए, तो वैद्युत क्षेत्र ई बराबर आ जाएगा हमारा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू डैश की यहाँ पर हमें रखना क्या है, आर क्यूब और यहाँ पर भी आर क्यूब है, कैपिटल आर क्यूब है भैया, कैपिटल आर क्यूब है। और ये तुमने क्यू का मान रख दिया, अपान में क्या है, आर स्क्वायर है और यहाँ पर भैया क्यू ये वाला भी लगा, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि क्यू आपका ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई बराबर जो हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब देखिए आर क्यूब तो हमारा ऊपर है ही और ये वाला जो अंश है, अंश की गुणा हर के साथ हो जाती है, तो इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, तो क्यू तो हमारा ऊपर ही रहेगा और अपान ये आर कैपिटल आर क्यूब है और ये वाला आर स्क्वायर भी इसके पास में आ जाएगा। अब आर स्क्वायर से यहाँ पर इसे हम लिख देते हैं 2 और यहाँ पर कर दें एक बार आर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। देखें आर स्क्वायर हमारा कट गया, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई बराबर जो हमारा आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर आर केवल यानी क्यू इंटू आर और यहाँ पर आर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया भैया, आर क्यूब। कुछ सभी मिस्टेक छूट रही क्या, देखते हैं, आर क्यूब क्यू आर हो गया, ठीक है। ये समीकरण मान लेते हैं, इसे हम 2, इससे मैंने समीकरण 2 मान लिया। यहाँ पर हमने क्या किया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को डिलीट कर दिया, यानी काट दिया। यहाँ पर आर क्यूब है और यहाँ पर आर क्यूब को मैंने आर इंटू आर स्क्वायर के रूप में लिखा है। तो इससे आप लोग विधिवत रूप से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं और चीजें बताता हूँ आपको आगे। सबसे पहले यानी जब मैंने शुरुआत में ही एक फार्मूला आपको बताया था, वहां से हमने निकाला क्या था, एक मान निकाला था। देखिए शुरुआत में रो बराबर क्यू बाई वी और इसी को हमने लिखा था रो यानी क्यू और 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब लिखा था। और यदि हम यहाँ से क्यू का मान निकालें तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, यही तो आएगा।
अब इस वाले Q का मान उठा करके यदि हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, देखें Q का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये वाला मान समीकरण 2 में रख देंगे तो वैद्युत क्षेत्र यानी E बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू Q की जगह पर अब हम ये रखेंगे 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो अपान R क्यूब। अब देखें ये जो है अंश से अंश की गुणा इसके साथ हो जाएगी 3 के साथ, तो वैद्युत क्षेत्र जो हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई R क्यूब इंटू रो और अपान 3 R क्यूब आ जाएगा। R क्यूब से R क्यूब कट जाएगा, अब 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर जो हमारा आया यहाँ पर रो बाई 4 पाई से 4 पाई कट गया, हाँ, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। कुछ चीजें और क्यू का तो रुक जाओ, क्यू का मान हमने रख दिया और इनटू में आर था, इनटू में क्या था ये हमारा आर था। यहाँ पर हमारा क्या था रो इंटू आर, ऊपर क्या था रो ये बच गया और इंटू में आर, क्योंकि भाई क्यू का मान इस वाले समीकरण में क्यू की जगह पर हमने ये वैल्यू फिक्स कर दी और इंटू में आर तो हमारा है ही, इंटू में आर हमने लिख दिया, तो यहाँ पर रो इंटू आर बचा और यहाँ पर 3 एप्सिलॉन नॉट। इससे हम विधिवत रूप से इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू रो इंटू आर, यानी गोले के भीतर यदि कोई बिंदु स्थित है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इस वाले सूत्र से हमें निकालनी पड़ेगी। और एक जो और टॉपिक है उसे हम विधिवत रूप से समझ लें, कूलाम के नियम से या गॉस के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन, गॉस के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन, इसे मैं रख करता हूँ, स्क्रीनशॉट इसका ले लें। गॉस के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन, यहाँ पर डालेंगे गॉस के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन, कूलाम के नियम का सत्यापन, गॉस के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन। अब भैया मान लेते हैं कोई पृष्ठ है, उसकी त्रिज्या क्या है आर है, आर पृष्ठ मान लिया, माना आर त्रिज्या के बंद पृष्ठ से गुजरने, गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस के नियम को पहले समझते हैं, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है वेक्टर ई इंटू ए और कास थीटा, और अभी मैंने प्रत्येक क्रियाकलाप करने के बाद भैया थीटा बराबर आपका 0 हो जाता है, क्योंकि अभी मैंने जस्ट पहले आपको दिखाया था, तो यहाँ पर फाई बराबर जो आ जाएगा ई इंटू ए आ जाएगा, ये तो हमारा आ गया गॉस के नियम अनुसार। अब गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय के अनुसार, नहीं गॉस का नियम नहीं, ये तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आया है भैया, तो गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय कहती है जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, तो भैया यहाँ पर फाई का मान रख दें वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए और इधर आ जाएगा क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब यहाँ पर ए का मान रखें, यहाँ पर देखें वेक्टर ई और ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर रख देते हैं, ए का मान मैंने क्या रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र यदि हम निकालना चाहें तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, और इसे हम विधिवत रूप से लिखना चाहें तो इसे इस प्रकार लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर लिखेंगे। ये जो है गॉस के नियमानुसार वैद्युत क्षेत्र ये हमारा निकलता है। अब मान लेते हैं
यदि कोई वैद्युत क्षेत्र में, मान लेते कोई वैद्युत क्षेत्र है और उसमें हमने क्या रखा है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र ई में, वैद्युत क्षेत्र में ई में, वैद्युत क्षेत्र ई में आवेश पर लगने वाला बल, आवेश यानी Q आवेश पर Q आवेश पर लगने वाला बल, F बराबर क्या होता है भैया, F बराबर, अब ये परीक्षण आवेश है तो मान लेते हैं क्योंकि परीक्षण आवेश के द्वारा ही हम प्रयोग करते हैं तो Q नॉट E हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, Q नॉट E हो जाएगा। अब यहाँ से E का मान यदि हम रख दें, F बराबर यहाँ पर Q नॉट और E का मान यहाँ से यदि हम वैल्यू पुट कर दें, E का मान अच्छा हो क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर है। और तो F बराबर यहाँ से लिखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। अच्छा एक चीज यहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, हमारा कांस्टेंट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक जो है कांस्टेंट है यानी नियतांक है, तो लगने वाला जो बल निकला Q इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, और यही तो कूलाम का नियम कहता है। कूलाम का नियम कहता है किसी दो मतलब पास में रखे दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो उन दोनों के गुणनफल के अनुपाती और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो बल हमारा निकल आया। अब देखें यहाँ से कुछ चीजें और समझ लेते हैं, चलो आगे चीजें हम कल समझेंगे यहाँ से। और यहाँ से कुछ ये आपका चैप्टर जो है हमारा गॉस का नियम एवं वैद्युत फ्लक्स इंड होता है। और अब इसके न्यूमेरिकल जो आपको मिलेंगे, न्यूमेरिकल की 2-3 क्लासें आएंगी और मैं आपको बता दूं पहले हमारा टारगेट रहेगा कम से कम 5 पार्ट तक मैं फर्स्ट फिजिक्स को खींचूं और उसके बाद न्यूमेरिकल, फिर मैं सेकेंड को पढ़ाऊंगा आगे। मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही आपकी फिजिक्स को इंड करूं, फर्स्ट सेकंड दोनों। और आप लोगों से फिर वही गुजारिश करता हूं, हमारे चैनल यूनिक ज्ञान अकेडमी को जितना ज्यादा हो सके उतना आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।